अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका होस्ट शाद साबरी आपकी खिदमत में हाजिर है प्रोग्राम आखिर क्यों के प्लेटफॉर्म से। नाजरीन, नया माली साल क्या होगा अवाम का हाल। बजट आने वाला है। जी हाँ, वफाकी बजट 10 जून को पेश किया जाएगा और इस बार बजट में क्या होने जा रहा है, अवाम की तवक्कुआत क्या है। एक आम आदमी हो, बिज़नेस कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाला हो, तनख्वाहदार तबके से ताल्लुक़ रखने वाला हो, दिहाड़ीदार, क्या उन्हें इस बजट में कुछ रिलीफ मिलने जा रहा है। 17,570 अरब रुपए से जायद का ये बजट, मगर इसमें आवाम के लिए सेहत, तफरी, तालीम और दीगर ज़रूरियात के शोबों में क्या क्या होने जा रहा है, ये आज अपने प्रोग्राम में जानने की कोशिश करते हैं। कराची वाले इस हवाले से क्या कहते हैं, माहिरीन की क्या राय, सब कुछ दिखाते हैं आपको आज अपने इस शो में। ये हुकूमत हमें कोई रिलीफ दे नहीं सकती। अच्छा, वजह ये है, जब से आए हैं हम खाने से बेदार हैं। महंगाई होती चली जा रही है। महंगाई होती जा रही है, बाइक साइड पे नहीं आ रही, आगे जा रही है, हम गरीबों की पहुंच से बहुत दूर निकल जा रहे हैं। तो बजट तो इसीलिए बनाया जाता है कि आम आदमी को रिलीफ, आम आदमी के लिए उसमें कोई ना कोई टैक्स में कमी की जाए, कोई उसकी हेल्थ के लिए ज़्यादा पैसे मुख्तस किए जाएं। ये चीज़ हो नहीं सकती, ना ही करेंगे। सबसे अच्छा बजट कौन सा गुजरा है आपकी लाइफ का? कोई याद है कि किसी साल बजट आया और लोगों ने बोला यार इस दफ़ा तो वारे न्यारे हो गए, मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा हो गया। इसमें हमें एक याद आता है कि बहुत सारी हुकूमतों में हमने देखा है बजट आते भी रहे हैं, खत जाते भी रहे हैं। इमरान खान के होते हुए वो ये सोचते थे कि भाई अगले को मैं रिलीफ दूं, काश्तकार को, फैक्ट्री मुलाजमीन को, रक्षा टैक्सी वाले को, हर एक के मुताबिक वो एक तरतीब बार चला रहे थे। ये IMF के चक्कर में लगे हुए हैं बस, वो उसके ये हूँ सब। आप समझते हैं ये बजट हमारा इसलिए ख़राब हो जाता है कि हम IMF की बातों पे अमल दरामद करते हैं। हम आगे बढ़ ही नहीं सकते जब तक IMF का कर्जा है ना, हमारे ऊपर हो ही नहीं सकता कि हम कामयाबी की तरफ जाएं। टोटल जो हमारे मुल्क का, मैं सादे लफ्जों में कहूँ, जो इनकम है उसका आधा किस्त में चला जाता है। वो सब कुछ चला जाता है। अब सब कुछ चला गया तो आपने क्या बजट बनाया क्या बजट? कुछ भी नहीं। अगर आधा वहाँ पे चला जाए हमारा मुल्क संवर जाएगा। आधा जाता है किस्त में? नहीं जाता। अच्छा, आधा भी नहीं जाता। ओ अच्छा, आप समझते हैं कि वो किस्त भी पूरी अदा नहीं करते? अगर करते तो हम इतने कर्जदार नहीं होते। ठीक है, अपनी तिजोरियां भरने के लिए वो सारा काम करते हैं। अच्छा, अगर एक आम आदमी बजट से कोई उम्मीद बांधे, एक मोटरसाइकिल राइडर, एक टैक्सी ड्राइवर, एक मेरी तरह नौकरी पेशा आदमी, उसको क्या चाहिए हुकूमत से कि बजट में वो कौन सी चीज़ों के ऊपर एक आम आदमी को रिलीफ दे, ताकि जो भी उसकी आमदनी है 30,000, 40,000, 50,000, वो उसके अंदर अपना घर अच्छे तरीके से चला ले। मैं खुद जॉब करता हूँ, लेकिन अभी जॉब भी करता हूँ, जॉब करने के बाद फिर मैं पार्ट टाइम को चला रहा हूँ बाइक किया। ठीक है, महंगाई बहुत है ना। अब देखिए पेट्रोल कितना महंगा हो गया। हाँ, पहले पेट्रोल पे रिलीफ चाहिए। पेट्रोल हो गया, राशन पे चाहिए, खाने पीने की चीज़ हो गई, दूध महंगा हो गया। ये देखें आप, पहले क्या करते हैं, मैं दूध लेता था 1 किलो, अब घर में आ रहा है 2 किलो दूध। महंगाई हो गई ना, क्या करें। पहले 1 किलो दूध अगर मिसाल के तौर पे 180 का था तो अब 220 का है, 220 का है, 240 का है, सॉरी। और तो कम हो गया अभी घर में दूध आने से। अब पहले शाम की चाय पीते थे, अब चाय भी नहीं पी पा रहे शाम की। ये भी मसला हो गया। छोड़ो यार, कौन चाय पिए? कभी पीते कभी नहीं पीते, ये भी मसला सारा भाई। सुबह का जो नाश्ता होता है समझ लो वो चाय पी ली, इसके बाद चाय पीने का सोच ही नहीं सकते हम। क्योंकि घर में बच्चे होते हैं, बीमार है कोई शख्स, अगर कोई बुजुर्ग है तो उसके लिए दूध की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन क्या करें। अच्छा, आप ये कहते हैं कि अगर बजट बने तो उस बजट में पेट्रोल पर, राशन पर, इन चीज़ों के ऊपर रिलीफ दिया जाए। गरीबों के लिए बेस्ट हो। अगर हमें ये चीज़ नहीं मिलेगी, साफ ज़ाहिर है हम रोड में धक्के खाते फिरेंगे। चले जनाब आली, बजट से तवक्कुआत क्या है और बजट में होने क्या जा रहा है, बजट में होता क्या रहा है, ये आवाम से जानने की कोशिश करें। हमारे अपने बजट निकले हैं पेट्रोल की वजह से। अपना बजट आउट है, अपने बजट आउट है। पेट्रोल डलवाए बंदा, काम करे क्या करे। सही है, बाकी माशाल्लाह पाकिस्तान है, चलता है। आप घर का बजट बनाते हैं महीने में कि भाई मेरी मिसाल के तौर पे आमदनी 100 रुपये है,
तो मैंने किन किन चीज़ों पे खर्चात? इसमें हम लोग है ना 1000 रुपये 1200 रुपये कमाते हैं, जिसमें से तकरीबन 500-600 रुपये का पेट्रोल जलता है। ठीक है। तो जाहिर बात है गाड़ी है, कोई काम भी निकाल दे, पंचर हो जाती है, तो हम जब हम लोग घर जाते हैं ना तो वही हमारे पास 300-400 रुपये होते हैं। और उस 300-400 में क्या करते और हैं? उस 300-400 में बस यही करते हैं, 1 किलो आटा ले लिया, 1 पाव घी ले लिया, दाल ले ली, ये बस। रोज का है, ये रोज का है, महीने वाला हिसाब नहीं महीने है। वाला हमारा हिसाब बिल्कुल भी नहीं है। हाँ। ताकि थोड़ा पेट्रोल सस्ता हो तो कुछ बेहतर हो, अच्छा, आप ये चाहते हैं बजट में पेट्रोल के ऊपर जो टैक्स है या उसकी ये कीमत है ये वो कम हो जाए। अच्छा, ये- और कौन कौन सी चीज़ों में अगर इस बजट में आपको रिलीफ मिल जाए तो आप ये 400-500 रुपए में भी आप समझते हैं कि यार काम चल हम जाएगा? तो भाई ये चाहते हैं पेट्रोल जो है ना, नंबर 1 पेट्रोल अपनी वही कीमत पे आया, 220, 200, 250 सही रुपये। है। ये 400 रुपये जो है ये तो टैक्स लगा रहे हैं, 200 रुपये बिला हुआ जाएगा हमारे ऊपर। लेकिन बस आटा भी जो है महंगा किया हुआ है, उसको भी सस्ता करें। पेट्रोल और राशन की कीमतों में कमी होनी चाहिए, जी बिल्कुल, तो फिर तो कारोबार कुछ काम थोड़ा बन हो जाएगा। सकता है जी। वरना बाइक वाले तो बेचारे इंतजार में कि कोई आए तो उनके साथ जाएंगे, कोई आए। अब यहाँ से डिगरोड के मिसाल के तौर पर 300 रुपये लेते हैं, लेकिन आने वाले बोलते हैं 150 दूंगा, 200 दूंगा। ये सारी बात है और कुछ नहीं है। अब आखिरी सवाल ये है कि लगता है कि इस बजट में ये दोनों चीज़ें कम होंगी? मुझे तो नहीं लगता ये होंगी, मजीद बढ़ेंगी ये तो। राशन के अलावा राशन के अलावा और बहुत चीज़ें, बच्चों का पढ़ने का है, अभी स्कूल तालीम में बच्चों को पढ़ा ही नहीं सकते हम लोग, क्योंकि इतनी आमदनी नहीं है, पैसेंजर पैसे भी नहीं देता वो, और गैस इतना महंगा हुआ। एक राशन, एक तालीम, आप ये समझते हैं आपका बजट जो घर का आउट होता है वो इनकी महंगाई की वजह से होता महंगाई की है? वजह से होता है, बच्चे नहीं पढ़ पा रहे ना। और पेट्रोल महंगा, पेट्रोल का भी यही सिस्टम है, पेट्रोल भी इसी तरह बढ़ता जा रहा है, कम तो हो ही नहीं रहा ना, कोई चीज़ भी नहीं कम हो रही। मतलब इन चीजों पे अगर कुछ रिलीफ मिल जाए तो इस छोटी आमदनी में भी काम चल जाएगा। चल जाएगा। विफाकी बजट का कुछ पता है? 10 तारीख को बजट आएगा, देखा है कुछ खबरों में? खबरों में क्या देखा, वो जो कुछ है उन्होंने तो कह दिया कि आवाम को सहूलत देंगे, हाँ। मगर ऐसे कोई बात नहीं है। अच्छा, इसलिए कि वो हम तो सुनते चले आ रहे हैं, हर साल बजट में हर साल नहीं, 55 साल की जिंदगी हो हाय, 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 गई, और हाय। जिंदगी में सुनते चले आ रहे हैं कि आवाम को सहूलत मिलेगी। अच्छा। वो कब मिलेगी? ये 55 सालों में तो नहीं नजर आया। 55 सालों में तो नजर नहीं आया हाँ। कि एक सहूलत मिली है। अच्छा। मगर मजीद बिगाड़ आ रहा है। अच्छा, ये सहूलत जो बार बार हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, ये क्या है? किस चीज़ की सहूलत चाहिए? सहूलत ये होती है कि आप लोगों की आमदनी जो कम हो गई है उसके लिए काम करें। अच्छा। जो आपने एक स्ट्रक्चर बिगाड़ दिया है उसको लिए काम करें। अच्छा। आपने एक स्ट्रक्चर बिल्कुल बिगाड़ दिया है, हाँ। और आप कह रहे हो हम काम कर रहे हैं। हाँ। मैंने खुद इस खबरों में सुना था जब मेरी जॉब गई है कि लॉकडाउन में किसी की जॉब नहीं जाएगी, और आपकी गई? मेरी गई। और ऐसे न जाने कितने लोग हैं? कितने लोगों की गई। मैं हर बयान में उन लोगों से ये सुन रहा हूँ कि वो दिन भी देखें जब बोरी बंद लाशें मिलती थी। तो जब बोरी बंद लाशें मिलती थी तो लोग अपने घर में सुकून से खा तो रहे थे। मैं किसी तंजीम की बात नहीं कर रहा, मैं तो एक जनरल बात कर रहा हूँ। उस वक्त इतने बुरे हालात नहीं इतने बुरे थे, माली हालात। लोग हाँ। करके ले आते थे। हाँ। अब तो लोग घरों में मर रहे हैं, खुदकशियाँ कर रहे हैं, अपने बच्चे बेच रहे हैं, घरों का सामान बेच के बिल अदा कर रहे हैं। मैं जिस इलाके में रहता हूँ मलिर, हर घंटे 15 मिनट के लिए बिजली आती है, 15 मिनट के बाद गई। ऐसा ही हम कई प्रोग्राम करते हैं मलीर में। 15 मिनट के लिए बिजली है, उसके बाद ये आप कह रहे हो बिजली सबके से अच्छा चल रहा है। हाँ। अवाम हमारे लिए खुश है, हमसे कहाँ खुश है, बात करें ना। अच्छा, अगर आप बुरा ना माने, आपकी कुल मिला के महीने की आमदनी कितनी होगी इस वक्त? भाई मैं सुबह से निकलता हूँ और शाम तक ना बड़ी मुश्किल से, क्योंकि 400 रुपए गैस है इस वक्त। सही है। और आपको दिखाएं, ये जो हुकूमत बातें करती है, हाँ। वहाँ 420 रुपए गैस मिल रही है। 420 रुपए, 400 रुपए 2000 रुपए कमा लेते हैं रोज। 2000 रुपए कमाते हैं, 1000 रुपए पेट्रोल में चले जाते हैं। नहीं, उसे कमाना थोड़ी बोलेंगे, मैं कमाई की बात कर रहा हूँ। 1000 रुपए की बचत बड़ी मुश्किल से रोज 1000 रुपए आपके हाथ में होता है, महीने का हुआ 30,000। 30,000। अब मेरा सवाल सुने, जिस सहूलत की और रिलीफ की आप बात कर रहे हैं, इस बजट में हुकूमत किन किन चीज़ों पर आपको रिलीफ दे तो आपका 30,000 में भी गुजारा हो जाएगा? आपकी जो महंगाई है ना, हाँ। इसको नीचे लाए। महंगाई किस चीज़ की? अब जैसे हर चीज गोश्त हो गई, सबसे खाने पीना, तरकारी हो गई, सफर हो गया लोगों के लिए। पेट्रोल। जो हम हाँ। बात करें कि हम एक जगह के 1500 मांगते हैं, हाँ। अगर ये आप पेट्रोल नीचे लाओ हाँ। तो हम उसके पैसे कम करें लोगों को। भाई 1200 मांगेंगे, 1200 मांगेंगे, 1000 में 1000 में ले जाएंगे। 1000 में ले जाएंगे, हाँ। उनको भी सहूलत मिलेगी। अगर आप समझते हैं कि राशन पर, पेट्रोल पर
इन चीज़ों पर आवाम को डिस्काउंट दे दिया जाए तो 30,000 वाला भी अपना गुजारा बसर कर लेगा। जॉबें जिनकी नहीं है उनको जॉबें मिलनी चाहिए ना आसानी से। नंबर 1 जॉबें मिलनी चाहिए। मैं जॉब रोजगार के मौके पैदा करें। रोजगार के मैं टेक्निकल आदमी हूँ। क्या काम जानते हैं? मैं टेक्सटाइल का पूरा कारीगर हूँ, गारमेंट्स का पूरा कारीगर हूँ। अच्छा। जिस शोबे में खड़ा कर दे अल्लाह का शुक्र है काम करके दिखाऊंगा। स्किल्ड वर्कर के लिए तो जॉब के मौके पैदा करें। ये है असल वो बात जिसकी वजह से शायद वो रिलीफ का जो वर्ड है वो बार बार आवाम इस्तेमाल करते हैं। एक छोटा सा ब्रेक के बाद मजीद बात करते हैं। सीधा पेट्रोल नंबर 1 सही है। पेट्रोल पे कुछ रिलीफ मिलेगा तो हर चीज़ का ऑटोमेटिक रिलीफ आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि भाई लॉजिस्टिक सारा उसी से हाँ, चलता है। सारा उसी पे चलता है। हाँ, भाई ये है कि आवाम के लिए पेट्रोल पे रिलीफ मेन मिलना पेट्रोल चाहिए। में मेन नंबर चीज़ 2 पेट्रोल है। नंबर 2 यही जो घर का राशन पानी है रोज़ का, खाने रोज़ पीने का की दो अशिया। अलग। अब दूध देखो ना 240 रुपए किलो हो गया। नहीं, एक आम आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता। एक आदमी क्या अगर घर में 2 बच्चे हैं तो वो कैसे अफोर्ड करेगा? ज़्यादा दूध तो चाहिए रात में उसको। ये आप घर का बजट बनाते हैं अपने जो भी महीने में कमाते हैं उसका कोई एक कैलकुलेशन बनाते हैं? यार इतने यहाँ खर्च कर रहे हैं। यार अगर 20,000 का बजट बनाया तो वो 25,000-30,000 रुपये खर्च होता है। 20,000 का तो बजट बनेगा ही नहीं। एक बात कह रहा हूँ, अगर कम से कम भी बनाया हाँ, तो उससे समझ लो 1.5 गुना ज़्यादा होता है। हाँ। अच्छा, अगर हमारा बजट आउट हो जाए, हमारा खर्चा 50,000 का हो, आमदनी 40,000 की हो, तो फिर बजट को मैच करने के लिए क्या किया जाता है? सबर किया जाता है। उल्टा सीधा काम कोई नहीं करना चाहिए। ना किसी भाई से एक्स्ट्रा काम भी तो कर सकता ना है ना। किसी से लोन लेना चाहिए। हाँ, अब जैसे ये पार्ट टाइम है भाई का चल रही है हाँ, तो इससे बंदा अपना किसी तरह गुजारा कर ले, मगर उल्टे सीधे काम नहीं कर। आखिरी सवाल ये है, इस बजट से कोई उम्मीद है या नहीं? बजट इस बजट से हाँ, ये जो 10 तारीख को आएगा। तो कौन सा बजट सही आया आज तक? मुझे आपका जवाब मिल गया। सर, बजट के बारे में कुछ पता है? कुछ खबरों में देखा ये बजट क्या किस बला का नाम है? बजट बस सुनने में आता है कि बजट आ रहा है, बस हुकूमत अपने खर्चे पूरे करती है। हुकूमत जो होते हैं सरकारी बंदों की तनख्वाहें बढ़ाती है, गरीब की तनख्वाहें तो बढ़ती नहीं है, मजदूर आवाम का कुछ नहीं होता। ये बड़ा इम्पोर्टेंट आपने एक फैक्टर इस वक्त सामने रखा है। मिसाल के तौर पर निजी कंपनी में तनख्वाह ले लो, कितना 40,000 है मैक्सिमम। वो भी नहीं मिलती है। नहीं मिलती है ना, वो भी नहीं मिलती है। लेकिन अगर किसी पुलिस वाले की तनख्वाह दी जाए, किसी टीचर की ले लो, हर साल बढ़ रही है। हर साल 10%। हालांकि वो भी एतराज कर रहे हैं, वो कह रहे हैं हमें 10-20-15% नहीं चाहिए, हमें 30-40% चाहिए। हाँ, तो फिर उनका देखो ना, एक कम से कम किसी के एक बंदे को 1 लाख से ऊपर तनख्वाह होगी। हाँ। लेकिन 10% बढ़े 10,000 हो गया दादा। तो फिर अगर और गरीब बंदे प्राइवेट का वाले 40 में से अगर उनका क्या बढ़ाएंगे, ज्यादा से ज्यादा 2,000 रुपये बढ़ा देंगे। वो भी बढ़ाए तो बढ़ाए। ऐसे कई प्राइवेट इदारों का मैं पूरी एक लिस्ट आपको दिखा सकता हूँ जिन्होंने कई सालों से 1 रुपए का इंक्रीमेंट नहीं लगाया। नहीं कर रहा है, बिल्कुल नहीं कर रहा है। शाहजहां अदर कोई कंपनी अगर कर दे तो कर दे, वरना नहीं होता। बस हुकूमत तो ऐलान कर देती है। अच्छा, इतने अरसे से आप भी देख रहे होंगे हर साल बजट आता है। कौन सा बजट आपको याद है जिसमें आपको ये पता चला हो कि हाँ यार इस बजट से कोई रिलीफ मिला है? यार हमें तो कभी नहीं ऐसा महसूस हुआ कि कोई बजट आया हमें गरीब को लगाओ कि हाँ यार ये चीज़ इसके लिए सस्ती हुई है, गरीब का कोई फ़ायदा हुआ है। हाँ। कुछ भी नहीं, हर चीज़ बढ़ती है, हर चीज़ में टैक्स होता है। तो कहाँ से गरीब साबुन ले लो, जो 20 रुपए का आता था वो 100 रुपए का आ रहा है। आप दाल ले लो 400 रुपए की आती तो अब 600 रुपए 800 रुपए की हो गई है। सही है। तो हम लोग को दूध क्या 240 चाहिए? का हो गया। जो 180-90 का दूध 240 हो गया। तो हम लोग को क्या चाहिए? ये खाने पीने की चीज़ें चाहिए ना, बाकी ना रोड चाहिए इतना खास। वो भी तो अमीर लोगों के लिए जिनके पास गाड़ी है। बंदा तो मोटरसाइकिल वाला तो पैदल वाले रास्ते से भी निकल जाएगा। रोड को भी नहीं चाहिए भाई। खाना सस्ता करो, खाना सस्ता और करो, तेल खाने सस्ता की करो। चीज़ सस्ती करो। तेल सस्ता होगा तो ऑटोमेटिक चीज़ें भी शायद सस्ती हो जाए, हाँ। वरना और तो कुछ नहीं हो सकता। लगता है कि होगा इस बार? मुझे नहीं लगता। कितने % उम्मीद है? बिल्कुल भी नहीं है भाई, जीरो कुछ भी नहीं। सर, आप इत्तेफाक करते हैं इनकी बात से? सर मैं तो अभी इत्तेफाक नहीं कह सकता हूँ, इसलिए कि मेरे हालात खुद इतने नाजुक हैं हाँ। कि जो मैं बर्दाश्त नहीं कर। हाँ। 22,000 रुपये मेरी पेंशन है, रिटायर हुआ 1996 में। और 22,000 में आप बताएं आटा कहाँ है, दूध कहाँ है, और कमेस कितना बढ़ चुका लोगों का। महीने के आखिर में बचते कितने 22 में से? कुछ भी नहीं बच रहा, 1 रुपया भी नहीं। 1 रुपया नहीं, उल्टा और कितने लोग उस 22,000 पे डिपेंडेंट हैं? 12 अफराद। 22,000 पे 12 अफराद, तो और भी तो कमाने वाले होंगे। बच्ची एक ट्यूशन पढ़ाती है घर में बस। चल 8-10 हज़ार वो कमा लेती हाँ होगी। बस ये है।
32,000 रुपये से। 32,000 में 12 अफराद को देखना है। 32,000 में तो 12 अफराद खाना भी नहीं खा पाएंगे मेरे ख्याल से। क्या किया जाए, अब मजबूरी अपने तो वक्त पास करना है ना, आप लोगों के आगे बीच तो नहीं मांग सकते। सबसे ज़्यादा आपका जो 32,000 का एक बड़ा हिस्सा है वो किन चीज़ों पे खर्च होता है? ये खाने पीने पे, खाने पीने पे। और क्या है, आटा महंगा, दाल महंगी, दूध महंगा। अच्छा, खाने का तेल तो इतना महंगा है कि वो 500 लोग अफोर्ड ही नहीं कर सकते। जी हाँ। अगर इस बजट में हुकूमत आपसे ये पूछे कि बड़े साहब आपको 32,000 में अगर गुजारा करना हो तो किन किन चीज़ों पे डिस्काउंट चाहिए? भाई गोश्त हम नहीं खाते, गोश्त कहाँ से कहाँ पहुँचा हुआ है। मुर्गी गोश्त नहीं ले सकते, इतनी हैसियत नहीं। दाल और सब्जी भाई तुरई ले ली, लौकी ले ली, अंडा बना लिया, आलू बना लिए, ये चीज़ें अपना वक्त गुजारना है। वक्त गुजारना है। और ये इनकी, मेरी, कराची के हर शहरी की यही कहानी है इस वक्त। और पेंशन में मेहरबानी करें, आप आगे पहुँचाएं तो पेंशन 22,000 जिसके उसको तो आगे बढ़ाएं। कौन से महकमे में थे आप? मैं वाटर बोर्ड में, वाटर एंड सीवरेज बोर्ड में। 22,000 तनख्वाह है। हाँ। कितनी सर्विस थी आपकी? 30 साल? 25 साल थी। हाँ। 30 साल थी समझो। 30 साल। और 1996 में रिटायर हुआ। अच्छा। उस टाइम 216 रुपये में रिटायर हुआ था, आज 22,000 है। आज 22,000 रुपये। और इस 22,000 में कितना इजाफा चाहिए इस बजट में आपको? इस टाइम तो 50 तो होनी चाहिए पेंशन। देखिए, अगर आप आमतौर पे किसी से पूछेंगे ना कि जी आपको 10 रुपये मिल रहे हैं, आपको कितना मजीद इजाफा चाहिए, तो लोग अपनी बात मनवाने के लिए ये कहते हैं यार 12 रुपये दे दें, 13 रुपये दे दें, ताकि अगले से डील बन जाए। मगर जब हम यहाँ आम लोगों से बात करते हैं ना कि आपकी पेंशन में और तनख्वाहों में कितना इजाफा चाहिए, वो 100% की बात करते हैं। अच्छा, वो 100% की बात क्यों करते हैं? वो इसलिए करते हैं कि 100% से कम पर उनको मालूम है हमारा कोई गुजारा नहीं हो सकता। तो अगर 20%, 30% उनकी उस सैलरी में या पेंशन में बढ़ा भी दिया जाए तो वो भी उनके अखराजात को मैच नहीं कर सकता। तो लोग डील बनाने के लिए नहीं, सिर्फ अपनी ज़रूरियात और अपने मुतालबात सामने रखने के लिए ये मुतालबा करते हैं। पूरा हो या ना हो, हकीकत यही है जी सर कि भाई मैं कलर का काम करता हूँ, रंग का काम करता हूँ, मैं महीने पे 30,000 कमाता हूँ, मिसाल है जी। तो मेरे 5,000 राशन के रखने हैं, 5,000 बिजली के रखने हैं, 5,000 बच्चों की तालीम के रखने हैं। ये बजट बनाते तो हैं सर, लेकिन पूरा नहीं हो पाता। पूरा क्यों नहीं हो पाता? वजह क्या है सर? ये है कि कभी काम मिल जाता है, कभी मिलता ही नहीं है। आमदनी हर दफ़ा बजट को मैच नहीं करती है। अच्छा, ऐसे ही एक बजट जो है ना वो पाकिस्तान वफाक बनाता है हमारा, जी जी, यानी कि मुल्क का बनता है, मालूम है ना? हर साल आता है बजट। उसमें कोई रिलीफ मिलता है आम आदमी को? आम आदमी को सर रिलीफ तो मिलता है, लेकिन दिहाड़ीदार को कुछ नहीं मिलता। दिहाड़ीदार का कोई उस पर जिक्र और खैर ही नहीं है। ऐसा ही है? ऐसा ही है सर। तो क्या एक आम आदमी को हुकूमत बजट में रिलीफ दे सकती है, एक दिहाड़ीदार को? अगर दिहाड़ीदार को दें तो ये इनकी, यानी कि इनको चाहिए कि बताएं कि भाई इतना भाई आपका बजट है, अब उनकी उजरत मुकर्रर करें। ठीक, अभी आपकी क्या उजरत है एक दिन की? अभी सर 2,000 भी देते हैं, 1,800 भी देते हैं, 1,500 भी देते हैं। आप क्या समझते हैं आपके काम के हिसाब से ये कितनी होनी चाहिए? काम के हिसाब से तकरीबन 2,000 होनी चाहिए। अच्छा, 2,000 होनी चाहिए। उसमें घर का बजट भी निकलेगा, गाड़ी का किराया भी निकलेगा, और ये खाना पीना जो दोपहर में ये भी निकल आएगा। तो अगर गवर्नमेंट क्या कर सकती है इसमें आपके लिए? हुकूमत सर हमारे लिए यही कर सकती है कि जो हमारा ना पक्की दिहाड़ी है ना वो मुकर्रर कर दे कि कलर वाले की इतनी दिहाड़ी है, मजदूर की इतनी दिहाड़ी है, कारपेंटर की इतनी, प्लम्बर की इतनी है, और उनके लिए एक रिलीफ पैकेज बनाया जाए। असल देखें, जब आप सैलरीड क्लास से बात करते हैं, बिजनेस कम्युनिटी से बात करते हैं, उसके बाद नंबर आता है दिहाड़ीदार का। तो इस दिहाड़ीदार के लिए बजट में क्या है? सवाल ये है, अगर कुछ है तो बताया जाए, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, आखिर उसकी वजह क्या है? एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। नाज़रीन, जिस मौजू पर हम बात कर रहे हैं, इस मौजू पर बिजनेस कम्युनिटी इस वक्त क्या ख्यालात रखती है और क्या तहफ़्फ़ुज़ात रखती है, तमाम तर चीज़ों पर बात करने के लिए प्रोफेसर सलमान राजा साहब मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं। सलमान साहब, मेरा सवाल ये है कि 17 ट्रिलियन से ज़्यादा का हुजम है इस बार, और हमें मालूम है कि हर बार टैक्स की भरमार होती है। आम आदमी तो तवक्को ये करता है कि भाई बजट आ रहा है तो शायद एक गरीब आदमी को कोई सहूलत मिल जाए, कहीं कोई कमी हो जाए। कुछ आसार नज़र आ रहे हैं आपको? देखिए,
बुनियादी चीज़ को समझने वाली बात है कि ये जो बजट हम बनाते हैं ये इसका मतलब क्या है। वो पैसा जो अवाम उन्नास अपनी जेबों से निकाल के गवर्नमेंट के हवाले करती है कि आप इसके कस्टोडियन हैं और आप इस पैसे को हमारी फलाह व बहबूद के लिए खर्च करें। बिल्कुल ठीक है। अब हमारे मुल्क में क्या हो रहा है कि जो पैसा अवाम दे रही है, जो 17 ट्रिलियन अवाम से टैक्स लिया जा रहा है, उस टैक्स को कहाँ खर्च किया जा रहा है? क्या आपकी फैक्ट्रीज सही चल रही हैं? क्या उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड हो रही हैं? क्या रोड बने हुए हैं? क्या पानी आ रहा है? क्या बिजली मिल रही है? क्या गैस मिल रही है? क्या इंफ्रास्ट्रक्चर सही है? क्या मुल्क के अंदर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स इस तादाद में हैं कि वो आवाम को सर्व कर सकें? तो ये पैसा वहाँ लगना चाहिए ना। बिल्कुल ऐसा है। ये पैसा वहाँ तो नहीं लग रहा, तो फिर सवाल ये उठते हैं पैसा कहाँ लग रहा है, ये गौर करें आवाम के पास। दूसरी बात ये कि बजट अभी नहीं, 40-50 साल तो मुझे हो गए देखते हुए बजट आते हुए। ठीक है। जब से आंखें खोली हैं, होश संभाला है, हर साल बजट बढ़ता ही है, हदफ बढ़ता ही है टैक्स कलेक्शन का। तो कुछ तो 1500 अरब से जायद का इस दफा। सोचे 1500 अरब पे पहुंच गए हम लोग। डेफिसिट है, हम तो 17 खरब पे पहुंच गए। तो ऐसा कहाँ जा रहा है ये पैसा, ये आवाम सवाल करे। और अब आवाम के पानी जो है वो सर से गुजर चुका है और आवाम अब जिच हो चुकी है। अब देखें, अगर कौम की खिदमत नहीं करता कोई हुक्मरान, तो फिर वो एक ही चीज़ की खिदमत कर रहा होता है, ज़िल्लत, और वो ज़िल्लत उसका मुकद्दर बन जाती है। तो ये अकल के नाखून लेने का वक्त है, ये सोचें। दूसरी बात, अगर हम ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में देखें तो हमारे जो पड़ोसी ममालिक हैं, हमारे जो कॉम्पीटिंग ममालिक हैं, वो बहुत आगे निकल गए हमसे। उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, उनका इंडस्ट्रियल सिस्टम, उनकी करेंसी, उनको जो फैसिलिटेशंस दी जा रही हैं उनकी इंडस्ट्री को। मैं बीइंग अ बिजनेसमैन 15 किस्म के डिपार्टमेंट मुझे फेस करने पड़ते हैं। इसमें हर डिपार्टमेंट चला आ रहा होता है अगले दिन कि ये टैक्स आपने भरना है, ये कंप्लायंस आपने करनी है। हम वो कंप्लायंस पूरी कर दें, रिटर्न में क्या मिलता है? और जो इदारे रिटर्न में मिलता होगा ना आपको, कोई टैक्स में रिलीफ मिलता है? एक रिटर्न मिलता है, इसमें कागज पे रिटर्न लिखा होता है, बस ये मिलता है। दैट्स इट, यही मिलता है। अच्छा। ना आपको टैक्स की फैसिलिटीज मिल रही हैं, आप इतना टैक्स जमा कर रहे हैं। और टैक्स एक एंगल से नहीं, हम सेल्स टैक्स भी भर रहे हैं। हम कोई भी चीज़ मार्केट से खरीदें उस पर टैक्स दें, जीएसटी आ गया। फिर हम वो चीज़ खरीद के अपनी ज़िंदगी गुजार के, मेहनत करके, कारोबार करके, नौकरी करके जो पैसा कमा रहे हैं, उसका 35 से 40%, किसी हद तक में 45-50% तक हम गवर्नमेंट को दे रहे हैं। अगर मैं सेल्स टैक्स जो मैं एज एन इंडिविजुअल जो सेल्स टैक्स पे कर रहा हूँ और जो इनकम टैक्स पे कर रहा हूँ, वो टोटल कर दूँ ना, तो मैं अपनी इनकम का 50% गवर्नमेंट को दे रहा हूँ। हर साल आप 50% अदा कर देते हैं। अगर मैं लाख कमा रहा हूँ तो 50,000 दे रहा हूँ, मैं 10 लाख कमा रहा हूँ तो 5 लाख रुपए मैं गवर्नमेंट को दे रहा हूँ। मेरा ये बिलीव है कि भाई मैं गवर्नमेंट को इस माइंडसेट से दे रहा हूँ। ये गवर्नमेंट सेटअप, ये सिस्टम, ये निज़ाम जो मैनेजमेंट है, इसलिए बनाया गया है कि उससे जो पैसा कलेक्ट हो वो आवाम के ऊपर खर्च हो, जो मकसद यही होता है। और ये दुख आपका मेरा नहीं है, ये हर इंसान का है। हर लेबर से लेकर इंडस्ट्रियलिस्ट, वो हर बंदा इस चीज़ का शिकार है। आप ये कह रहे हैं कि बिजनेस कम्युनिटी अपना आधा जो है वो टैक्सेस में दे देती है। आम परसेप्शन ये है कि जनाब सैलरीड क्लास जो तबका है वो पिसता चला जा रहा है, उसकी 50,000 की तनख्वाह में से 15-20 हज़ार रुपये टैक्सेस में चले जाते हैं, और जो कारोबारी हजरात हैं उनकी तो चांदी हुई हुई है और वो बड़ा फ़ायदे में। देखें, मैं थोड़ा सा सख्त बोलूँगा कि कारोबारी हजरात की जो कहते हैं ना चांदी, वो इस बुनियाद पे कहा जाता है कि क्योंकि इस मुल्क में निज़ाम जो है वो निज़ाम तो है, इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर नहीं है। तो एज अ रिजल्ट लोग बदजिन होकर उस निज़ाम को एक्सप्लॉइट करते हैं, मिसयूज़ करते हैं। और कारोबारी हजरात क्या, गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ क्या, आवाम क्या, एक रेडी वाला क्या, हर बंदा इस बात पे मजबूर हो गया कि वो अदर वे राउंड जाके कहीं से अदर वे राउंड चला जाए कि अपने मकासद पूरे करे। और जब वो सिस्टम को एक्सप्लॉइट करने लगता है तो फिर मुल्क जो है वो तबाही की तरफ जा रहा है। ज़ाती तौर पे तो हर इंसान परेशान है, लेकिन इज्तिमाई तौर पे ये मुल्क कहाँ जा रहा है ये नहीं सोच रहे। अब बात रही बजट जो हमने प्लान किया है, हर साल इनके अखराजात बढ़ जाते हैं और डेफिसिट इनका क्रिएट हो जाता है। उस डेफिसिट को फिल करने के लिए ये अपना टारगेट बढ़ा देते हैं और कहानी कंधे पे रख देते हैं IMF के। जब ये हुकूमत आई थी, इन्होंने क्या कहा था कि अब हम IMF से पैकेज नहीं लेंगे। अब हम क्या इकदाम किए, आवाम को बताए। कितना उनकी किस्त भी तो देनी है, कितना लोन कम हो गया IMF से, कितनी इंटरेस्ट हम दे रहे हैं, ये रखें आवाम के सामने। तो उसका सद्देबाब भी करें। जो काबिल तरीन इकोनॉमिस्ट हैं, जो सुलझे हुए हिकमत लोग हैं, जिनके पास तालीम भी है, सोल्यूशन भी हैं, वो बेचारे चीख चीख के थक गए, उनकी कोई सुनता नहीं है। तो जब मुल्क की बागडोर और मुल्क की बजट की अप्रोच इस तरह होगी तो बजट हमेशा डेफिसिट ही आएगा, आपने टारगेट कभी पूरा नहीं होगा। आपने माहिरीन की बात की, मुझे एक बड़े हमारे मुल्क के बड़े मौशियात हैं, माहिर मौशियात, वो ये कहते हैं मईशत के जनाब जो इम्पोर्टेड आइटम्स हैं जो ज़रूरी नहीं है वो बंद कर दिए जाएं। क्या इससे कुछ बेहतरी आ सकती है? मैं कम्प्लीटली एग्री करता हूँ उनकी बात से,
तारीख उन्होंने तो ये कहा कि बिल्ली के खाने के बिस्किट तक इंपोर्ट किए जाते हैं हजारों रुपए के यहाँ पर। सही कह रहे हैं, तारीख आप स्टडी करें ना, जिन कौमों ने तरक्की की है उन कौमों ने ये बुनियादी उसूल अपनाए कि जब उन पे बुरा वक्त आया उन्होंने एक उसूल अपनाया कि जो इंतहाई जरूरी चीज है, यानी कि जिसका ताल्लुक आपकी जिंदगी से, लाइफ सेविंग ड्रग्स है, पेट्रोल है, लाइफ सेविंग ड्रग्स जो आप खुद प्रोड्यूस नहीं कर सकते, उनको आपने सिर्फ रखना है, इंपोर्ट के रख। बाकी हर वो चीज, देखिए बिल्लियों का बिस्किट है ना, तो ये कोई बड़ी साइंस है बिल्लियों का फूड यहाँ डेवलप करना। खुद बना सकते हैं, बहुत सारी प्लास्टिक की प्रोडक्ट्स शैम्पू बना सकते हैं, सोप बना सकते हैं, दवाइयाँ हैं, न जाने कितना। अच्छा, अगर आप नहीं भी बना सकते तो वो टेक्नोलॉजी बाय कर सकते हैं आप। जो पैसा आप इंपोर्ट करने में लगा रहे हैं वो 1 साल मेहनत करके कड़वा गुड़ पी के टेक्नोलॉजी पे लगा दें तो वो रिप्रोड्यूस, अच्छा प्रोडक्शन भी होगी, उससे आपकी नौकरियां भी होंगी, लोगों को जरिया माश भी मिलेगा और मुल्क की मईशत का पहिया भी चलेगा। लेकिन कौन समझाए, कोई तो हो जो बैठ के डिसीजंस ले। तो एक ही शख्स से उम्मीद है हमें, जो इस शख्स को, इस मुल्क को यहाँ तक अभी तक लेके आया है, वो फील्ड मार्शल साहब हैं। अगर वो इस बात को समझते हैं तो उनको इसमें इंटरफेयर करना चाहिए, वज़ीर आज़म साहब को करना चाहिए क्योंकि वो बड़े हैं। अदर देन दैट जो हमारा मैकेनिज्म है वो कॉम्पिटेंट मुझे नज़र नहीं आता कि इन चीज़ों को टैकल कर सके। अच्छा, 2 बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, एक पेट्रोलियम लेवी, दूसरा यूटिलिटीज़ में पावर के ऊपर जो हमारे रेट्स में इजाफा होता है और टैक्सेस में इजाफा होता है। क्या इस बजट में अपने हदफ को पूरा करने के लिए आप समझते हैं कि ये नागुज़ीर हो गया कि इसके ऊपर इजाफा किया जाए या रिलीफ दिया जा सकता है अभी भी? देखिए, आपने बड़ी खूबसूरत बात की। मेरी ज़ाती राय में ये हमारे जो हुक्मरान हैं, जो हमारे करता धरता है इस वक्त गवर्नमेंट के मैकेनिज़्म के अंदर, उनकी नाअहली का मुंह बोलता सबूत है, चीखता हुआ सबूत है कि उनके पास और कोई हल नज़र नहीं आता। वो उठा के लेवी डाल देते हैं। जो चीज़ आवाम ज़्यादा इस्तेमाल करने लगती है, सोलर पे हुआ तो सोलर की तरफ भाग पड़े, बिजली है तो बिजली की तरफ, गैस इस्तेमाल हो रही तो गैस। जो चीज़ें इनके हाथ के कंट्रोल के अंदर है, जो मजबूरी है आवाम की, उसी से आवाम को निचोड़ा जा रहा है। और सबसे ज़्यादा जो है वो मुतवसत तबके और दरमियानी तबके को, मिडिल क्लास को, लोअर क्लास को निचोड़ा जा रहा है। चलिए, जो अमीर आदमी है वो उसके लिए अगर लाख रुपए उसका खर्चा है वो 1.5 भी हो जाएगा, उसको मसला नहीं, वो 10 लाख कमा रहा है। लेकिन जो कमा ही 50,000 रहा है, लाख रहा है, और उसके अखराजात जो है वो 1.25 लाख पे चले जाएंगे, उसके लिए मसला हो जाता है। उसके लिए तो वो 20,000 भी काफी ये उनकी नाअहली है ना। हम ऐसे प्लान्स बना सकते हैं, हम ऐसी कॉस्ट कटिंग कर सकते हैं, अपने बजट को रीप्लान कर सकते हैं जिससे हम अपने टैक्सेस को भी अचीव कर लें और आवाम को भी रिलीफ मिल जाए। लेकिन ये वो करेगा जो अहल होगा, और अहल लोग इस वक्त सिर्फ चीख रहे हैं बेचारे, उनकी कोई सुनने वाला नहीं। वन लाइनर, इस नए बजट में आप क्या देख रहे हैं और क्या होना चाहिए? देखिए, साल का तजुर्बा है और जो देख रहे हैं और जो मुशाहिदा कर रहे हैं वही होगा कि बजट डेफिसिट होगा। उस डेफिसिट को पूरा करने के लिए रोना धोना होगा, IMF का सहारा लिया जाएगा और नए टैक्सेस डाल दिए जाएंगे। ठीक है। अभी आवाम चीखे नहीं ज़्यादा, इसलिए कम टैक्सेस डाले जाएंगे, बाद में SROs आएंगे, मिनी बजट्स आएंगे। ये होगा, कहानी वही है, दास्तान वही है, किरदार बदलते रहते हैं। और होना क्या चाहिए? होना ही चाहिए कि हमें उन कौमों को स्टडी करें जो कौमें इन हालात से बाहर निकली हैं और वो स्टेप्स लें। हम चाइना के मॉडल को स्टडी करें, हम मलेशिया के मॉडल को स्टडी करें, हम वियतनाम के मॉडल को स्टडी करें, हम टर्किश मॉडल को स्टडी करें। हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। हम जैपनीज़ मॉडल को स्टडी कर सकते हैं और फिर हम अपनी स्ट्रैटेजी बनाएं और काबिल लोगों को बिठाएं। तो ये मुल्क जो है, ये सोना उगलने वाली जो है ना मुल्क है। इस मुल्क के अंदर बहुत ज़रखेज़ है ये मुल्क, ये बहुत इंटेलेक्ट रखता है, लेकिन अफसोस ये कि वो सही इस्तेमाल नहीं हो रहा उन सलाहियतों का जो इस मुल्क के नाजरीन, हम बात कर रहे हैं बजट पे, और जब बजट का लफ्ज आता है तो साथ साथ टैक्स का लफ्ज भी आपके दिमाग में आता है कि भाई बजट आ रहा है तो टैक्स बढ़ेगा, पेट्रोलियम लेवी बढ़ेगी और न जाने कौन कौन से सेल्स टैक्स या दीगर टैक्सेस में इजाफा होगा। तो क्या होने जा रहा है इस बार बजट में? 10 जून को जो वफाकी बजट पेश किया जाएगा, क्या मजीद टैक्सेस का बोझ अवाम पर आ रहा है या कहीं कुछ उसमें रिलीफ भी शामिल है? अनवर काशिफ मुमताज़ साहब नेशनल कन्वीनियर हैं टैक्स पेयर अलायंस के, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मेरा सवाल ये है कि सर, ये टैक्सेस ने आवाम को बड़ा परेशान कर रखा है और कहा यह जाता है कि भाई टैक्सेस ज़रूरी भी हैं, आवाम के लिए ही होते हैं, आवाम की तरफ से, मगर क्या इस टैक्सेस का आवाम को फ़ायदा भी मिल रहा है और इस बजट में क्या होने जा रहा है? बहुत शुक्रिया आपका। बेसिकली देखें, फ़ायदे से तो हम बहुत दूर हैं। अच्छा। हाँ, इसलिए कि जो टैक्सेस लोग दे रहे हैं उनकी ज़िंदगी बहुत तकलीफ़ में है।
और टैक्सेस जितने हाई हैं और उनके उसको रिटर्न में ना उनको एजुकेशन है, ना हेल्थ है, ना उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई सर्विसेज हैं, लॉ एंड ऑर्डर आपको भी पता है, रोडें, कराची जैसा शहर उसकी रोडें आपको नज़र आती हैं, तो वो तो हुकूमत इस बारे में बिल्कुल ही खामोश है और खामोश तमाशाई बनी हुई है। वो कह रही है कि देखते हैं लोग कहाँ तक बर्दाश्त करते हैं। मेरे ख्याल में ये चीज़ हो गई, महसूस तो यही होता है, ऐसे महसूस हो रहा है। तो अब लेकिन जो असल टैक्स की जो जिस्ट है या उसकी असल रूह है वो ये है कि टैक्स लिया जाता है और टैक्स वापस दिया जाता है मराहत की सूरत में, इंसेंटिव्स की सूरत में। वो जो है गैप है ना, या वो साइकिल कंप्लीट नहीं हो पा रहा, जिसकी वजह से लोगों के अंदर फ्रस्ट्रेशन है, लोग परेशान हैं, लोग अपनी ज़िंदगियों को बड़ी मुश्किल से मैच कर रहे हैं, उनके महीना गुजारना मुश्किल हो रहा है। सो अब जो आज इस दफ़ा बजट आ रहा है, इसकी बात है, मुझे अपेरेंटली कोई ऐसा रिलीफ आता हुआ नज़र नहीं आ रहा, इसलिए कि हुकूमत जिस तरह की बातें आ रही हैं और जिस तरह का उन्होंने टैक्स रेवेन्यू का टारगेट सेट किया है, जो करंट टारगेट है वो 1300 ट्रिलियन 1000 ट्रिलियन का था, वो नहीं हुआ। मेरे ख्याल 13,000 अरब का था, वो अचीव नहीं हुआ। अब उन्होंने 15,000 अरब के टारगेट को सेट कर दिया है। तो मेरे ख्याल में जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, आपको भी पता है कि वो ये जो ईरान और यूएस की वॉर है उसकी वजह से काफ़ी एक्टिविटी कम हुई है। तो कैसे अचीव होगा, किस तरह वो करेंगे, लेकिन वो पाई एक्सपेंड करना नहीं चाह रहे। जिन लोगों से टैक्स लिया जा रहा है उन्हीं को स्क्वीज़ करते हैं, उन्हीं पे नोटिस इश्यू होते हैं, उन्हीं पे जो है, यानी कि टैक्स पेयर तब का जो सैलरीड क्लास कैटेगरी आप उसकी बात कर रहे हैं या छोटा कारोबारी है, सब आप हर कैटेगरी को ले लें। सैलरीड क्लास हैं, जो लोग सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, जो लोग बिजनेसमैन अगर टैक्स नेट में हैं, जो लोग एसएमईज हैं, बिजनेस उसमें हैं, वो सब जो हैं, कंसल्टेंट्स हैं, जो लोग भी हैं जो टैक्स पे कर रहे हैं, वो जो हैं वो उन पे टैक्स का बोझ बढ़ता जा रहा है। बिकॉज आप कहते हैं कि यार ये रेट है, इसको 2% बढ़ा दो, ये रेट है, इसको 4% बढ़ा दो, और इस तरह आप बजट अपना बनाते हैं। हम तो हुकूमती इदारों की जानिब से ये सुनते हैं कि हमारी बहुत बड़ी जो आबादी है वो टैक्स नेट के अंदर ही नहीं है, और आप कह रहे हैं कि मुसलसल टैक्स लिया जा रहा है। तो इन दोनों बातों में तजाद क्यों है? देखिए, अब दो तरह के टैक्स हैं। हुकूमत जो है ना वो इस बात तो बोलती है कि डायरेक्ट टैक्स लगे, लेकिन जब आप टैक्स की बात करते हैं तो टैक्स आप जनरल बात करते हैं। ओके, मैं हूँ, मेरी आमदनी, आपकी आमदनी, हमारा कोई एक आम आदमी जो ठेला लगाता है उसकी आमदनी फर्क है, ठीक है ना? ठीक है। लेकिन मैं साबुन लूँगा तो उस पर सेल टैक्स उतना ही दूंगा, आप साबुन लेंगे तो सेल टैक्स उतना ही देंगे। और वो जो गरीब जो ठेला लगा रहा है वो भी साबुन लेगा तो उतना ही टैक्स देगा। तो टैक्स, सेल टैक्स लिया जा रहा है उससे, ठीक है, एक सेठ से भी उतना ही लिया जा रहा है, दिहाड़ीदार से भी उतना ही। अब उसके लिए वो जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो महंगी होती जा रही है, ठीक है ना? जो जिसके पास अच्छी सोर्स है उसके लिए तो फर्क नहीं पड़ रहा, उसके लिए 414 का पेट्रोल जो है ना उसके लिए जिंदगी अजाब बना रहा है। उसके लिए जो है वो सेल टैक्स जो 18% से 19% करने के जा रहे हैं आप, वो उसके लिए ज़िंदगी में, मतलब उसको नाइट में, मतलब रात को वो सोचता है, ख्वाब में ऐसा आता है कि मैं कैसे महीना पूरा करूँगा, मैं बच्चों को कैसे तालीम दूँगा। ना आप फ्री तालीम का कोई कॉन्सेप्ट, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, उसका आर्टिकल 25A कहता है कि जी आपको फ्री तालीम देना आप पे लाजिम है, ठीक है ना? आप फ्री हेल्थ केयर, आर्टिकल 9 कहता है कि आप राइट टू लाइफ इंक्लूड लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, राइट टू लाइफ इंक्लूड हेल्थ केयर, वो आपको देना लाजिम है। 9 कहता है इन्वायरमेंट का जो, जिस तरह जो क्लाइमेट चेंज की सूरत हाल है वो आप पे लाजिम है। तो ये सब चीज़ें होने के बाद एक आदमी जो है वही टैक्स वो भी दे रहा है, कंजम्पशन टैक्स मैं भी वही दे रहा हूँ, आप भी वही दे रहे हैं, तो ये तो बड़ा बेइंसाफी की बात है। सर जनरल टैक्स, सेल्स टैक्स, एक इनकम टैक्स हो गया जी। तो उसके बारे में फिर ये कहते हैं कि भाई उस इनकम टैक्स के नेट में जो है वो ज्यादातर लोग नहीं है। तो ये कौन लोग हैं जो राह फरार इख्तियार कर जाते हैं? एक आम आदमी तो इनकम ही कंप्लीट नहीं कर पा रहा, टैक्स का देगा। इनकम टैक्स की फिलॉसफी और टैक्स की फिलॉसफी ये है कि आप लेते हैं उन जो हैव्स होते हैं और स्पेंड करते हैं हैव नॉट्स पे। ओके, ठीक है ना? तो ये आप ये नहीं एक्सपेक्ट करेंगे प्रतिहारीदार जो है टैक्स आपको उतना देगा। आप जो एलीट कैप्चर्ड लोग हैं, जिन्होंने चीज़ों को रोका हुआ है, उन पे टैक्स लगना चाहिए। उसी टैक्स से आप आम आदमी को फैसिलिटेट करें। दुनिया में जहाँ अगर आप देखें टैक्स डेवलप्ड इकोनॉमीज, जिसमें आप यूरोप में जाएं तो वहाँ लोग 60% टैक्स देते हैं, लेकिन उनको परेशानी नहीं है, इसलिए कि उनका बच्चा जब से पैदा होता है उसकी तालीम, उसकी वेलफेयर, उसकी और जॉब, सब उसको पता है कि गारंटेड है जब तक अडल्ट नहीं हो जाता। हाँ, गारंटेड है। अगर वो बेरोजगार रहेगा तो उसको बेरोजगार का अलाउंस मिलेगा। तो मतलब टैक्स का निजाम इस तरह होता है। अब आप बात करते हैं टैक्स का निजाम, कि हमें पैसे देते रहो, हम अपने खर्चे कम नहीं करेंगे, और हम जो है वो IMF से लोन भी लेंगे और आने वाली नस्लों को मखरूज करते जाएंगे। अब आपने IMF की बात की सर, तो अब सामने से जवाब ये भी पेश किया जाता है कि भाई टोटल 17,000 अरब का हमारा
बजट है और आधा तो हमने किस्त में देते ना, अब हम क्या करें, हम मकरूज मुल्क हैं। तो इस लॉजिक में आप क्या समझते हैं कितना वजन है? देखें, हुकूमत हमेशा ये बात करती है, दो डीज हैं, डिफेंस और डेट। डिफेंस हमारे लिए मैंडेटरी है, बिल्कुल ठीक है ना, हमारे अपनी मुल्क की सलामती के लिए। जो डेट है ना, वो आपकी मिस प्लानिंग है, वो मिस प्लानिंग है। आपने उसको सही तरह प्लान नहीं किया। मैं अगर अपने घर पर्सनल लाइफ में मकरूज हूँ ना, तो इसका मतलब मैंने मैनेज नहीं किया, सही तरह प्लान नहीं किया। अच्छा सर, अगर मकरूज हो भी जाए तो समहाउ वो कर्जा उतर भी तो जाता है। आप उतारने की कोशिश करते हैं, प्लानिंग करनी पड़ती है ना उसकी। आप एक क्रेडिट कार्ड ले लें, उसको पेमेंट ना करें, दूसरा क्रेडिट कार्ड ले लें, उसकी पेमेंट ना करें, तो यही कुछ हो रहा है। पर्सनल लोन ले लें, उसके बाद वो पेमेंट ना करें, तो आप कहते हैं यार ये मेरे साथ बड़ी जाती हो गई। भाई आपको किसने कहा था कि आप अपनी चादर से ज्यादा पैर फैलाएं? कि आपकी किसी एक्ट से ये नजर नहीं आता कि इतना मकरूज मुल्क है, आपने अभी 24वां IMF प्रोग्राम लिया, अब आप 25वें की तरफ चले जाएंगे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे एक्ट से नजर नहीं आता मींस हमारे प्रोटोकॉल में 30-40 गाड़ियां होती हैं, हमारे तमाम सरकारी आप सैलरी बढ़ाते हैं, आप पेंशन देते हैं, आप क्या नहीं करते। आप अगर जाके देखें, खाने जो है लेविश है, कहाँ आपने अपने आप को कर्टेल किया है, कहाँ आपने अपने आप को बताया है कि मैं मकरूज हूँ। कोई आदमी मकरूज होता है तो वो अपनी कट ऑफ करता है, अपनी चीजों को कटेल करता है, अगर उसने उसको सेटल करना होता है, नहीं तो बैंकरप्ट हो जाता है और भाग जाता है उस जगह से। मैं पर्सनल उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। अब मुल्क भी इसी तरह चलाया जाता है, मुल्क की बजटिंग भी इसी तरह होती है। तो मुल्क में जब आपने लोन लिया हुआ है, आपने IMF पर लोन लिया, आपको देना है। अब वो कहते हैं कि हमें पैसे दो, आप बताते हैं कि हमने ये पैसे बढ़ा दिए हैं, अगले साल हम दे देंगे। फिर जब साल करीब आने लगता है, आप कहते हैं नहीं हो, ये तो नहीं हुए, आप एक हमें दोबारा वो दे दो। तो ये कंटिन्यूस प्रॉब्लम है, इसलिए कि आप ओन नहीं करते। आप ये ओन नहीं करते कि ये मेरा घर है। अगर आप ये ओन करें तो आप कहेंगे मैं इसको यहाँ से निकालना है मुझे ये नज़र नहीं आता कि कोई हमारी टैक्स की प्लानिंग है, कोई हमारे जो टैक्स का सिस्टम उसको रीडिज़ाइन करने के लिए कोई एफर्ट हुकूमत कर रही है। पाकिस्तान FATF में जब आया ग्रे लिस्ट में, उससे ज़्यादा पहले पाकिस्तान में डॉक्यूमेंटेशन नहीं, उस FATF ने इनको डॉक्यूमेंट करवाया। तो आप खुद से क्यों नहीं डॉक्यूमेंटेशन कर सकते? आप क्यों नहीं अपने डेटा को बेहतर कर सकते? आप इसलिए कि नंबर्स झूठ नहीं बोलते हैं, नंबर्स झूठ नहीं बोलते हैं, तो डेटा को कलेक्ट करना पड़ेगा, उसके बगैर गुजारा नहीं। तो आप जब नंबर नहीं कलेक्ट करेंगे तो इसी तरह की सूरत हाल होगी। कैसे उतर जाएगा सर ये कर्ज? अगर मैं चाहूँ कि आने वाले बजट में जब मैं आपसे बात करने आऊँ तो आपकी राय इसके बिल्कुल मुख्तलिफ हो, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? ये मेरे ख्याल में मैं समझता हूँ कि ये तो ऐसा हो जाएगा कि इम्पॉसिबल बात है, मतलब कि मैं ख्वाब में देख रहा हूँ और मैं ऐसी चीज़ अगले साल ये नहीं हो सकता। ओके, एटलीस्ट आपको 5 साल का रोड मैप, मिनिमम 5 साल का रोड मैप बनाना पड़ेगा, जिससे आप देखें। हम हकीकत की बात करें ना, हम ये बोलेंगे अगले साल खत्म हो जाएगा, नहीं हो सकता। खत्म की बात नहीं, मैं राइट वे पे जाना। हाँ, राइट वे जो है ना, वो तो आप आ जाएंगे तो 5 साल में आपको लगेंगे। अब पाकिस्तान की इकोनॉमी में पोटेंशियल बहुत है। ओके, मैं और आप जाते हैं रेस्टोरेंट में तो आपको रश नज़र आता है, बिल्कुल आता है। गाड़ियाँ बिक रही हैं, फ्लैट बिक रहे हैं, बन भी रहे हैं। सो आप हर वो काम हो रहा है जो किसी भी तरक्की याफ्ता मुल्क में होता है। तो इसका मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ठीक है, वो डॉक्यूमेंट नहीं है, कैश ट्रांजैक्शन है। उसकी वजह ये है कि आपने टैक्स रेट बहुत बढ़ा दिया है, तो लोग सिस्टम से बाहर रहना चाहते हैं। आप कम टैक्स रेट लगाएं, फ्लैट रेट लगाएं, तो लोग सिस्टम में रहेंगे। सर एक सवाल और पैदा होता है, आपने कहा कि एक रेडी वाला और एक किसी फैक्ट्री का मालिक सेम सेल्स टैक्स दे रहा होता है, तो क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है कि हम उसमें भी कोई कैटेगरी बना सकते हैं कि भाई एक लेमैन के लिए सेल्स टैक्स में ये कम, वो नहीं हो सकता? वो नहीं हो सकता, इसलिए कि आप दुकान पे कैसे इसको कैटेगराइज करेंगे। लेकिन मेरा उसके रिलीफ पैकेजेस बन सकते हैं, कोई राशन कार्ड एक्सेट्रा। देखिए, अब वो राशन कार्ड की दुनिया से हम आगे निकल चुके हैं। वो एक पहले जमाना था, आज हम वापस वहां जाएंगे ना, तो वो मेरे ख्याल में पूरे आप उसको इंसेंटिवाइज करें। आप उसको करें कि आपकी एजुकेशन को मैं इतना अगर फीस आपके बच्चों की देनी है ना, तो मैं 50% या 25% फ्री देता हूँ। प्राइवेट स्कूल में ताकि वो उसी 50,000 में गुजारा कर नहीं सके। आप उसको हेल्थ की कोई फेयर है तो वो कहें कि भाई आप अगर आपका इलाज कहीं हो रहा है तो हुकूमत आपको जो है इंश्योरेंस देती है और आपको तो इस तरह की इंसेंटिवाइज करें। राशन कार्ड वाला जमाना निकल गया, वो आपकी आबादी इतनी बढ़ गई है कि ये भी कार्ड ही बनेंगे ना सर। हेल्थ कार्ड बन गया तो आपको इंसेंटिव मिल गया, कोई दूसरा कार्ड बन गया। जो लोग फाइलर हैं पहले उनको आप इंसेंटिवाइज करें कि उनको आप इस तरह की। फाइलर को मिल क्या रहा है वैसे बाय द वे मौजूदा सूरत हाल में? वो खिड़की में बैठता है तो हवा आती है, मिल कुछ नहीं रहा, हवा मिल रही है बस। और हम तो ये सुन रहे हैं ना कि भाई आप फॉरेन फाइलर हो जाएं और फाइलर होना जरूरी है, तो कुछ पर्क्स भी हैं उसके। ये हमारा शहर कराची सबसे ज़्यादा टैक्स देता है। बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है। मैं और आप रोज़ इस शहर में गुजरते हैं और हम इसका हालत ज़ार देखते हैं। देखिए, टैक्स के निज़ाम के 2 स्कीम्स हैं, एक तो हैव से लिया जाए, हैव नॉट्स पे खर्च किया जाए।
दूसरे जिस इलाके लिए है पहले उसकी प्रायोरिटी है वहाँ पे खर्च की जाए। ओके, ठीक है ना। तो कोई मार्केट, कोई इलाका जो भी इलाका जहाँ से भी, बिकॉज वो दे रहे हैं तो उनको रिटर्न में मिलना है। ये चीजें जो है ना, ये टैक्स की बेसिक फंडामेंटल्स हैं जिसको आपने बिल्कुल खत्म कर दिया है। आप सारी चीज एडोगिज्म पे बात करते हैं। तो ये अब कराची अगर सबसे ज्यादा देता है तो कराची के पास सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन आना चाहिए। कोई और शहर कोई देता है उसको उसका कंट्रीब्यूशन मिलना चाहिए, बिकॉज ये साइकिल है। आप टैक्स देंगे तो आप पे लगेगा, आप टैक्स नहीं देंगे तो आपको बेनिफिट नहीं मिलना चाहिए। टैक्स देंगे तो आप पे लगेगा, नहीं देंगे तो आपको उसका बेनिफिट नहीं मिलता। ये दुनिया भर में तो ये फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, मगर पाकिस्तान में बदकिस्मती ये है कि हर गुजरते साल के साथ टैक्स तो एक आम आदमी मुख्तलिफ जावियों से देता चला जा रहा है, मगर उसके जो फायदे हैं, उसके जो बेनिफिट्स हैं, वो शायद उसे अभी तक उस तरीके से नहीं मिल पा रहे जिस तरीके से मिलना है। हम बात कर रहे थे बजट पे और अनवर काशिफ साहब हमारे साथ मौजूद थे। टैक्स कलेक्शन के हवाले से बात हो रही थी। टैक्स जब लिया जाता है तो उसको रिटर्न करते हैं जब आवाम की तरफ, उस हवाले से बात हो रही थी। अगर इसका कंक्लूजन निकाला जाए, इस पर क्रक्स पे बात की जाए, तो इस मौजूदा बजट में भी एक आम आदमी के लिए कुछ खुशखबरियां हमें खास नजर नहीं आ रही, अनटिल अनलेस गवर्नमेंट कोई ऐसी पॉलिसीज ना बनाए जिससे आने वाले वक्तों में आसानियां पैदा हो सके। उम्मीद करते हैं कि 10 तारीख से पहले टैक्स में कुछ ऐसी अमेंडमेंट्स हों, कुछ ऐसी तरजीहात हुकूमत आम आदमी के लिए रखे जिससे आम आदमी को भी रिलीफ मिल सके। अपने होस्ट साद साबरी को इजाज़त, अगले प्रोग्राम में मुलाकात।